आपके सामने ही कोई आपकी बीवी और 5 साल की बेटी का बलात्कार करके उसे मार दे और कोर्ट दोषी को रिहा कर दे, तो आप बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हमारी आज की मूवी इसी पर आधारित है। वर्ल्ड्स बेस्ट मूवी में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हम क्लाइड शेल्टन नाम के आदमी को देखते हैं। क्लाइड पेशे से एक इंजीनियर है। इसे हम इस मूवी का हीरो कहे या विलन, आप पूरी स्टोरी सुनकर कमेंट कर जरूर बताएगा। हम देखते हैं कि क्लाइड अपने घर पर कुछ काम करते हुए अपनी बेटी के साथ बातें कर रहा होता है। वह काफी खुश लग रहे होते हैं। तभी अचानक घर के बाहर से कोई बेल बजाता है। बेल सुनते ही क्लाइड दरवाजा खोलने के लिए जाता है। उसके द्वारा दरवाजा खोलते ही कोई बेसबॉल बैट से क्लाइड पर हमला कर देता है। क्लाइड नीचे गिर जाता है और 2 आदमी चोरी करने के इरादे से उसके घर में घुस आते हैं। उनमें से एक चोर का नाम है डार्वी और दूसरे चोर का नाम एम्स होता है। डार्वी एक सनकी आदमी है। वह क्लाइड को मारने लगता है और एम्स जल्दी से क्लाइड के हाथ पैर और मुंह को बांध देता है। इसके बाद एम्स वहां पर मौजूद चीजों को एक थैले में डालने लगता है। आवाजों को सुनकर क्लाइड की पत्नी भी दूसरे कमरे से भागती हुई वहां आ जाती है। तभी डार्वी उसे भी मारने लगता है और जोर से नीचे पटक देता है। फिर डार्वी क्लाइड के पास आकर उसे बोलता है किस्मत से लड़ना बेकार है और उसके पेट में चाकू घोंप देता है। इसके बाद डार्वी क्लाइड की पत्नी के पास जाता है, उसे मारने लगता है और उसके पेट में भी चाकू घोंप देता है। ये देखकर एम्स डार्वी को ऐसा करने से मना भी करता है। वह बोलता है हम यहाँ केवल चोरी करने आए हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन डार्वी उसकी एक नहीं मानता और क्लाइड के सामने ही उसकी पत्नी का बलात्कार करता है। डार्वी यही ही नहीं रुकता, वह क्लाइड की बेटी को भी उठाकर ले जाता है और उसका भी बलात्कार कर उसे मार देता है। क्लाइड बंधे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। उसके सामने ही उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 1 साल के बाद निक नाम के एक वकील को देखते हैं जो अपने बॉस से बातें कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि निक का केस जीतने का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। वह अपने सक्सेस रेट को हर हाल में बनाए रखना चाहता है। अब वह दोनों अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। निक का बॉस सारा नाम की असिस्टेंट को एक केस के बारे में पूछता हुआ अपनी स्किल पर ध्यान देने को कहता है। वहां पर निक सारा का पक्ष लेता है और यह कहते हुए कि वह बहुत टैलेंटेड है उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। इसके बाद निक से डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जॉन्स मिलने आते हैं और उससे क्लाइड के केस के बारे में पूछते हैं। तभी हमें पता चलता है कि क्लाइड का केस निकल रहा है। निक जॉन्स से बोलता है क्लाइड का केस काफी कमजोर हो गया है, हमारे जीतने के चांस कम बचे हैं, इसलिए अब हमारे पास समझौता करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। जॉन्स उसे बोलता है इस केस में एक छोटी बच्ची का रेप और हत्या हुई है, तुम काफी काबिल वकील हो और समझौता किए बगैर ही यह केस जीत सकते हो। तब हमें पता चलता है कि निक क्लाइड का केस हारने के डर से, क्योंकि इससे निक का केस जीतने का सक्सेस रेट कम हो जाएगा, डार्वी के वकील के साथ पहले ही समझौता कर चुका होता है। अब क्लाइड केस के सिलसिले से निक को मिलने आता है। क्लाइड निक को देने के लिए साथ में एक पेपर भी लाया होता है। वह निक से बोलता है कि उसने इस पेपर पर इस केस से जुड़ी हुई वह सारी बातें लिखी हुई है जिससे वह केस जीत सकते हैं। निक क्लाइड से वह पेपर ले लेता है। वह उसे बिना पढ़े ही साइड में रख देता है। वह क्लाइड से बोलता है मैंने तुम्हारे केस की स्टडी की हुई है, हमारे केस जीतने के चांस बहुत कम है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जब तुम्हारी बेटी और पत्नी का कत्ल हुआ था तुम उस समय तक बेहोश हो चुके थे, इसलिए तुम्हारी गवाही कोई मायने नहीं रखती और डीएनए को जज ने सबूत मानने से मना कर दिया है। हमें समझौता करना होगा। वह क्लाइड से बोलता है कि मैंने डार्वी के वकील से बात की है, डार्वी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। इससे एम्स को तो मौत की सजा होगी लेकिन डार्वी को ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा ही होगी। ये सुनते ही क्लाइड बहुत नाराज हो जाता है। वह रोते हुए बोलता है डार्वी गुनहगार है, उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तब निक बोलता है अगर हमने ऐसा न किया तो वह दोनों ही रिहा हो जाएंगे। लेकिन क्लाइड निक के आगे ऐसा न करने के लिए बहुत बहसबाजी करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन निक केस हारने के डर की वजह से पहले ही समझौता कर चुका होता है। इसलिए वह क्लाइड से बोलता है हमारे पास और कोई चारा नहीं, जुडिशियस सिस्टम ऐसे ही काम करता है। फिर अगले दिन हम निक को कोर्ट रूम में देखते हैं। वहां पर जज बोलती है क्या दोनों पक्ष समझौते को तैयार हैं। निक के हाँ कहने पर वह समझौते के लिए मंजूरी दे देती है। समझौते के तहत डार्वी को केवल 5 साल की ही सजा होती है और एम्स पर आगे का केस चलता है। अपनी पत्नी और बेटी के असली गुनहगार डार्वी को इतनी कम सजा होने की वजह से क्लाइड बहुत दुखी होता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर जब निक डार्वी से समझौते के डॉक्यूमेंट पर साइन करवाता है तो डार्वी उससे बोलता है किस्मत से लड़ना बेकार है। इस समझौते की वजह से निक भी थोड़ा परेशान ही होता है। इसके बाद वह कोर्ट रूम से बाहर आ जाता है। यहाँ पर उससे जॉन्स मिलता है। निक को परेशान देख जॉन्स उससे बोलता है कि कभी कभी हमें मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। इसके बाद निक कोर्ट रूम के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा होता है। तभी डार्वी आकर उससे हाथ मिलाता है और थैंक्स बोलता है। निक को ऐसा करते हुए क्लाइड देख लेता है। इसके बाद निक अपने घर आ जाता है। निक के घर पर हम उसकी बीवी को देख पाते हैं जो प्रेग्नेंट होती है और हमें यहाँ से सीधा 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम निक को अपने घर पर अपनी बेटी और पत्नी के साथ देखते हैं। निक की पत्नी उससे नाराज दिख रही होती है। वह निक को अपनी बेटी के स्कूल में उसके म्यूजिक शो को देखने जाने को बोल रही होती है, लेकिन निक अब बहुत बड़ा वकील बन चुका होता है। वह हमेशा अपने काम में काफी बिजी रहता है।
वह अपनी पत्नी से बोलता है उसे आज ऑफिस में काफी काम है, वह उनके साथ नहीं चल सकता, वह ऑफिस से वापस आकर उनके साथ बैठकर म्यूजिक शो का वीडियो देखेगा। इसके बाद निक ऑफिस चला जाता है, जहां पर वह अपनी असिस्टेंट सारा के साथ कहीं जा रहा होता है। वह उसे बता रहा होता है मौत की सजा के दौरान दोषी को कम से कम दर्द हो, इसलिए उसे बेहोश कर टीके से शरीर में जहर इंजेक्ट कर हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। इसके बाद वह जेल पहुंच जाते हैं। जेल में हम एम्स को देखते हैं। एम्स को क्लाइव की पत्नी और बेटी के मर्डर के जुर्म में मौत की सजा दी जा रही होती है। ये सब देखने के लिए वहां पर निक के अलावा जॉन्स और डार्वी का वकील रेनाल्ड भी आए होते हैं। मरने से पहले एम्स बोलता है मुझे उस जुर्म की सजा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं, मेरी गलती बस इतनी है, उस टाइम मैं वहां पर मौजूद था, मुझे वहां पर नहीं होना चाहिए था। तभी एम्स के शरीर में 3 तरह के ड्रग्स इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, इससे वह बिना किसी तकलीफ के हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। लेकिन ड्रग्स इंजेक्ट होते ही एम्स बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। ये देख सभी बहुत हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एम्स तड़प तड़प कर बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है। जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो उन्हें एम्स के शरीर में इंजेक्ट की गई बोतल पर किस्मत से लड़ना बेकार है लिखा हुआ मिलता है। ये पढ़कर निक को याद आता है कि यह बात ट्रायल के दौरान उसे डार्वी ने बोली थी। निक को लगता है कि इस सब के पीछे डार्वी का हाथ है, शायद उसने किसी तरह बोतल में कोई चीज मिला दी है, जिस कारण एम्स की इस तरह तड़पकर मौत हुई है। यही से सीन डार्वी की तरफ शिफ्ट होता है। वो एक कमरे में बैठकर ड्रग्स ले रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। जब उसे एम्स की दर्दनाक मौत के बारे में पता लगता है, वह बहुत हंसता है। तभी उसे अनजान नंबर से किसी का फोन आता है और उसे बोलता है तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। तब डार्वी खिड़की से जाकर देखता है, उसे अपनी बिल्डिंग की तरफ पुलिस आती हुई दिखाई देती है। डार्वी वहां से भागने लगता है। पुलिस उसकी बिल्डिंग के पास पहुंच चुकी होती है। वह पुलिस की गाड़ियों पर फायर करता है और भागकर छत पर चला जाता है। वह छत से होता हुआ पुलिस से दूर जाने लगता है। तभी उसे फिर से फोन आता है। फोन पर वह आदमी उससे बोलता है मैं तुम्हें पुलिस से बचाना चाहता हूं, तुम अपनी गन फेंक दो। उसकी बात सुनकर डार्वी अपनी गन फेंक देता है। फोन पर वह आदमी डार्वी को एक फैक्ट्री के पास खड़ी पुलिस कार में बैठने को बोलता है। डार्वी उसकी बात मानकर कार में बैठ जाता है। उस कार में उसे एक पुलिस वाला बेहोशी की हालत में मिलता है। डार्वी उस पुलिस वाले की गन को निकाल लेता है और उसे उठाकर उस पर गन तान लेता है। फिर वह उस पुलिस वाले को कार चलाने को बोलता है। डार्वी कार को किसी सुनसान जगह ले जाता है और पुलिस वाले को कार से निकालकर घुटनों के बल बैठने को बोलता है। आदत से मजबूर डार्वी उस पुलिस वाले को भी मारने वाला होता है। तभी उसे फिर से उसी अनजान नंबर से फोन आता है और वह पुलिस वाला अपनी विगे निकाल देता है। वह और कोई नहीं क्लाइव होता है। उसे देख डार्वी थोड़ा हैरान होता है और उसे मारने के लिए गन का ट्रिगर दबा देता है। लेकिन ऐसा करने से डार्वी क्लाइव के जाल में फंस जाता है। दरअसल क्लाइव ने गन को ऐसा बनाया होता है कि उसका ट्रिगर दबाते डार्वी के शरीर में किसी तरह का जहर इंजेक्ट हो जाता है। इससे डार्वी का शरीर पैरालाइज हो जाता है। वह सब सुन सकता होता है, दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद क्लाइव डार्वी को एक वेयर हाउस में ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारे औजार पड़े होते हैं। वह डार्वी को एक बेड नुमा टेबल पर अच्छी तरह बांध देता है। फिर क्लाइव डार्वी को बेहोश होने से रोकने के लिए एक इंजेक्शन लगाता है। क्लाइव ने डार्वी के ऊपर एक शीशा और शीशे पर अपनी पत्नी और बेटी की फोटो भी लगाई होती है, ताकि वह अपने आप को देख सके और फोटो देख उसे पता भी चल सके। इसके बाद क्लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। उसे कोई पहचान न ले इसके लिए वह अपने चेहरे पर वेल्डिंग मास्क पहन लेता है। इसके बाद क्लाइव एक कटा उठाता है और डार्वी के शरीर के टुकड़े करने लगता है। डार्वी दर्द से कुर्लाता हुआ शीशे में अपने साथ यह सब होता देखता रहता है। क्लाइव बहुत ही बुरी तरह उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता है और वहां से चला जाता है। जब पुलिस डार्वी को ढूंढते हुए उस वेयर हाउस में पहुंचती है, पुलिस वालों के डार्वी की बॉडी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइव ने उसकी बॉडी के 25 से भी ज्यादा टुकड़े किए होते हैं। दूसरी तरफ निक अपनी असिस्टेंट सारा से एम्स की मौत के बारे में बातें करते हुए बोलता है ड्रग को बदलकर एम्स को तड़पा कर मारने के पीछे डार्वी का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि डार्वी का इतना दिमाग नहीं है कि वह ऐसा करे। तभी निक को पुलिस का फोन आता है। उसे पता चलता है कि डार्वी का भी किसी ने बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया है। ये सुनकर अब निक का शक सीधा क्लाइव की तरफ जाता है। वह सारा को क्लाइव की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद सारा निक और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोन्स को बताती है क्लाइव एक जीनियस बंदा है। उसके नाम पर 1000 से ज्यादा पेटेंट दर्ज है और उसने पिछले कुछ ही सालों में अपने सारे पेटेंट को बेचकर किसी जगह वेयर हाउसेस और प्रॉपर्टीज खरीदी है। और जिस जगह डार्वी का कत्ल हुआ है हमें पता चला है वह भी क्लाइव के नाम पर ही है। सारे सबूत क्लाइव की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। निक पुलिस को साथ लेकर क्लाइव को पकड़ने चल पड़ता है। क्लाइव अपने घर पर कुछ बना रहा होता है। जब वह पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वह अपने सारे कपड़े निकालकर सरेंडर कर देता है। जब पुलिस वाले क्लाइव को पकड़कर ले जा रहे होते हैं तो वह निक की तरफ काफी अजीब तरीके से देखता है। तभी निक का ध्यान वहां लगी क्लाइव की गाड़ी पर पड़ता है। अब निक, सारा और पुलिस क्लाइव के घर की छानबीन करते हैं। वहां पर उन्हें लोग की बहुत सारी किताबें और निक की डार्वी के साथ हाथ मिलाते हुए की फोटो लगी हुई मिलती है। ये देख निक को पूरा यकीन हो जाता है इस सब के पीछे जरूर क्लाइव का ही हाथ है।
अब क्लाइड जेल में पहुंच चुका होता है। निक भी उससे पूछताछ करने जेल में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है इस केस को निक सरकार की तरफ से लड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं निक के घर पर एक वीडियो सीडी वाला पार्सल आता है। निक की बेटी उसे रिसीव कर लेती है। वह समझती है शायद यह उसके म्यूजिक रिकॉर्डिंग की सीडी है। वह उसे सीडी प्लेयर में डालकर चला देती है, लेकिन ये डार्वी की मौत की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इसे देख निक की बेटी बहुत डर जाती है। इधर क्लाइड ने अपने लिए कोई भी वकील हायर नहीं किए होता, इसलिए निक जेल में क्लाइड को उसका जुर्म कबूल करवाने के लिए उससे बातचीत कर रहा होता है। वह क्लाइड को अपने झांसे में लेने के लिए बोलता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मेरी भी एक छोटी सी बेटी है। जिस तरह तुमने डार्वी और एम्स को मारा वह इसी के लायक थे। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम सजा हो। क्लाइड बोलता है, मैंने इसके बारे में काफी सोचा था। निक क्लाइड के मुंह से ये सुनकर इसे ही क्लाइड का कन्फेशन मानकर वहां से जाने लगता है। तभी क्लाइड निक से बोलता है, तुम आज से ही अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। निक बोलता है, मैंने तुमसे तुम्हारा जुर्म कबूल करवा लिया है, अब मुझे तुमसे और क्या चाहिए। तब क्लाइड बोलता है, मैंने तो तुमसे बस अपने मन की बात की है, क्या तुम इसे मेरा कबूलनामा मान रहे हो। निक बोलता है, डार्वी की कटी हुई लाश तुम्हारी प्रॉपर्टी में मिली है। इसके जवाब में क्लाइड क्रोध में आकर निक से बोलता, तुम कोर्ट में इससे घंटा कुछ साबित कर पाओगे। मेरी बहुत सी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है और डार्वी एक सन की ड्रग लेने वाला आदमी है। क्या पता उसका कितने लोगों के साथ पंगा चल रहा होगा, किसी ने उसे उठाकर मेरी प्रॉपर्टी में ले जाकर मार दिया होगा। निक बोलता है, मैं तुमसे जुर्म कबूल करवा ही लूंगा। क्लाइड निक से बोलता है, चलो इस बार भी समझौता करते हैं, तुम मुझे जेल में सोने के लिए एक मुलायम बेड और मैट्रेस ला कर दो, मैं तुम्हें अपना कन्फेशन दे दूंगा। निक क्लाइड की बात मानने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद निक से मिलने के लिए जोन्स आता है। वह उससे बोलता है, हमारे पास क्लाइड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाला आकर निक से बोलता है, तुम्हारा फोन बंद है, इसलिए तुम्हारे घर से फोन आ रहा है। निक फोन सुनने जाता है तो उसकी वाइफ उसे रोते हुए डार्वी की वीडियो वाली सारी बात बताती है। निक अपनी पत्नी को हौसला देता है कि सब ठीक है, वह एक फेक वीडियो है। अब निक को मजबूरन क्लाइड को बेड और मैट्रेस देना पड़ता है। अब निक को सारा का फोन आता है। वो उसे बताती है, क्लाइड पहले डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करता था, उसके पास 9 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी है, मैं उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। निक सारा को जल्दी से जल्दी उन प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाने को बोलता है। अगले दिन क्लाइड को कोर्ट में पेश किया जाता है। इस केस की जज वही जज होती है जिसने डार्वी को समझौते के तहत छोड़ दिया था। निक जज से क्लाइड को डार्वी और एम्स के कत्ल का दोषी बताते हुए जमानत न देने की मांग करता है। क्लाइड ने अपने लिए कोई वकील नहीं किया होता है, इसलिए वह अपनी पैरवी खुद करता हुआ जज से बोलता है, उसका पिछला कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और न ही पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत है जिसके बिहाव पर उसे जेल में रखा जाए। क्लाइड के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से जज उसे बेल पर छोड़ने का हुक्म सुनाती है। ये सुनने के बाद क्लाइड ताली बजाता हुआ जज के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। वह क्या कानून है, मेरे ऊपर 2 लोगों की हत्या का आरोप है, आप मुझे छोड़ रही है। जज उसे चुप होने को बोलती है, लेकिन क्लाइड चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ ऐसे ही रोज मुजरिमों को छोड़ा जाता है, और वह जज को कानून की कठपुतली बोलता है। ये सुनकर जज गुस्से में आकर क्लाइड की बेल को खारिज कर देती है। दरअसल क्लाइड जेल से छूटना ही नहीं चाहता होता। अब निक फिर से जेल में क्लाइड का कन्फेशन लेने के लिए उससे मिलने आता है। क्लाइड ने बेड और मैट्रेस देने के बदले अपना जुर्म कबूल करने का वादा किया होता है, इसलिए वह निक के आगे अपना जुर्म कबूल कर लेता है। क्लाइड का कन्फेशन लेने के बाद जब निक वहां से जाने लगता है, क्लाइड उससे एक और कन्फेशन के बदले समझौता यानी सौदा करने की बात करता है। वह निक से बोलता है, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे जेल में किसी अच्छे रेस्टोरेंट से मीट, पास्ता, बर्गर और गाने सुनने के लिए एक आईपॉड ला कर दो। तब निक क्लाइड से यह बोलकर मना कर देता है कि अब तुम्हारे पास सौदा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तुम पहले ही अपना जुर्म कबूल कर चुके हो। तभी क्लाइड निक से बोलता है कि क्या तुम डार्वी के वकील रेनॉल्ड की जान के बदले भी मुझसे सौदा नहीं करोगे। लेकिन निक क्लाइड की बात को अनसुना कर वहां से चला जाता है। निक वहां से बाहर आकर सारा से डार्वी के वकील रेनॉल्ड का पता लगाने को बोलता है। जब सारा रेनॉल्ड के घर पर फोन कर उसके बारे में पता लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि रेनॉल्ड पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया है। दूसरी तरफ क्लाइड जेल के कैमरा से निक को रेनॉल्ड की जान के बदले 1 बजे तक खाने को उस तक पहुंचाने को बोलता है। फिर हम एक वैन को देखते हैं जो क्लाइड द्वारा बताया हुआ खाना लेकर जेल में पहुंचती है, लेकिन जेल का वार्डन इस सब की चेकिंग करते हुए काफी टाइम लगा देता है। इसके बाद निक खाना लेकर सीधा क्लाइड के पास पहुंचता है और उससे रेनॉल्ड के बारे में पूछता है। तब क्लाइड बोलता है, तुम पूरे 8 मिनट लेट हो। वह खाना खाने लगता है और निक को रेनॉल्ड की लोकेशन बता देता है। वह निक से बोलता है, तुम पहले ही लेट हो, इसलिए जल्दी जाओ और उसकी जान बचाने की कोशिश करो, शायद वह बच जाए। अब निक जल्दी से एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और क्लाइड द्वारा बताई हुई लोकेशन की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर उन्हें लोकेशन वाली जगह पर रेनॉल्ड का बैग मिलता है। वो उस जगह से मिट्टी हटाने लगते हैं। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है जिसमें रेनॉल्ड मरा पड़ा होता है। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होता है और बॉक्स में बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर भी होते हैं। इस सब की छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि रेनॉल्ड की ऑक्सीजन की सप्लाई 1 बजे तक सेट की हुई थी।
मतलब अगर वह क्लाइड को टाइम से खाना दे देते तो रेनॉल्ट की जान बच सकती थी। वहीं दूसरी तरफ क्लाइड अपने रूममेट के साथ अपने सेल में खाना खाता है और चुपके से एक हड्डी का बड़ा टुकड़ा छिपा लेता है। खाना खाने के बाद क्लाइड उस हड्डी को अपने रूममेट के गले में मारकर बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। जेल वार्डन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह क्लाइड को वहां से निकालकर काल कोठरी में डाल देता है और फोन कर इस सब के बारे में निक को भी बता देता है। इसके बाद निक तुरंत क्लाइड से मिलने पहुंचता है। तभी इन दोनों में काफी बहस होती है। दोनों एक दूसरे को रेनॉल्ट की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। निक क्लाइड से ये सब बंद करने को बोलता है, मगर क्लाइड उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। अब निक वहां से सीधा अपने ऑफिस में जाता है। यहाँ पर सारा उसे बताती है कोर्ट ने उन्हें क्लाइड की प्रॉपर्टी की जांच करने की इजाजत नहीं दी है। सारा निक से बोलती है उसने क्लाइड की प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए किसी दोस्त से बात की है। तभी जॉन्स निक से मिलने आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। तभी वह दोनों एक ऐसे आदमी को मिलते हैं जिसने कभी क्लाइड के साथ काम किया होता है। वह आदमी इन दोनों को बताता है कि क्लाइड एक जीनियस आदमी है और क्लाइड अपनी मर्जी से ही जेल में है। उसका जेल में होना उसी के प्लान का हिस्सा होगा। वह उन्हें एक किस्सा सुनाता है कि एक टेररिस्ट को हम लोग लाखों रुपए खर्च कर मरवा नहीं सके थे। क्लाइड ने उस टेररिस्ट की टाइम में अपना एक गैजेट लगाकर बम से उड़ा दिया था। तब निक उस आदमी से क्लाइड को रोकने का तरीका पूछता है। वह आदमी बोलता है केवल क्लाइड की मौत ही उसे रोक सकती है। वह उनको आगाह करते हुए बोलता है कि उन सब लोगों को क्लाइड से बचकर रहना चाहिए जो लोग उसकी वाइफ और बेटी के केस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद निक और जॉन्स इस केस से जुड़ी लेडी जज से मिलने जाते हैं और उससे जेल में क्लाइड की सिक्योरिटी बढ़ाने को बोलते हैं। वह जज से बात कर ही रहे होते हैं, तभी उस जज के मोबाइल की रिंग बजती है। जज फोन उठाती है और बात करने के लिए मोबाइल को अपने कान पर लगाती है। मोबाइल को कान पर लगाते ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है और उस लेडी जज के सिर के चितले उड़ जाते हैं। ये देखकर निक और जोन्स काफी घबरा जाते हैं। अब फिर से क्लाइड को मिलने के लिए निक जेल में आता है। वह गुस्से में आकर उससे बोलता है तुमने जज को मार दिया, तुम ये सब बदले के लिए ही कर रहे हो। जो कोई भी तुम्हारी जेल में ये सब करने के लिए मदद कर रहा है मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तब क्लाइड बोलता है मुझे बदला ही लेना होता तो मैं कब का तुम्हारे परिवार को ऊपर पहुंचा चुका होता। मैं तो इस खोखले जुडिशल सिस्टम से लड़ रहा हूं। निक उसे ये सब तुरंत बंद करने को बोलता है तो क्लाइड फिर से निक को समझौता करने को बोलता है। वह उससे बोलता है कि अगर तुम सबको बचाना चाहते हो तो सुबह 6 बजे तक मुझ पर लगे सभी आरोप हटवाकर मुझे इस जेल से रिहा करवाओ, नहीं तो सब मारे जाएंगे। निक को ये लग रहा होता है कि जेल में कोई क्लाइड की यह सब करने के लिए मदद कर रहा है, इसलिए वह सारा को फोन कर जेल में बंद सभी कैदियों और क्लाइड से जुड़ी सारी फाइल को जेल में मंगवाता है ताकि वह किसी तरह कर क्लाइड को किसी और की जान लेने से रोक सके। वह इन सभी फाइलों की जांच करने के लिए अपनी सारी टीम को भी वहां पहुंचने को बोलता है। सारा सभी फाइल लेकर जेल पहुंच जाती है। ये लोग सारी रात बैठकर उन फाइलों की जांच करते हैं। वह बस यही पता लगा पाते हैं कि शहर में खरीदी गई सभी प्रॉपर्टी को वह क्लाइड के खर्चे से मिलाकर ये पता लगा सकते हैं कि क्लाइड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। अब तक सुबह के 6 भी बज चुके होते हैं। निक की टीम डरी हुई होती है, न जाने क्लाइड अब क्या करेगा, और पूरी रात काम करने के बाद निक की सारी टीम काफी थक भी चुकी होती है। इसलिए निक अपनी टीम को हौसला देते हुए बोलता है हम किसी भी तरह करके क्लाइड को रोक लेंगे, तुम सब घर जाकर आराम करो। निक की टीम के सारे लोग घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में लगी हुई अपनी गाड़ियों में जाकर बैठने लगते हैं। तभी अचानक एक एक कर सभी गाड़ियों में ब्लास्ट होने लगता है। निक के सामने ही सारा की गाड़ी में भी ब्लास्ट हो जाता है, मगर वह उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। निक की आधे से ज्यादा टीम मारी जाती है। इसकी जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि सभी कारों के फ्यूल टैंक में बम होने की वजह से सिक्योरिटी उसके बारे में पता नहीं कर पाए। ये सब होने के बाद शहर की मेयर निक और जॉन्स को मिलने के लिए बुलाती है। वह उनसे गुस्सा होकर बोलती है अगर दोषी जेल में है, बाहर खून कौन कर रहा है। वह निक से कहती है शहर के लोग डरे हुए हैं, तुम जल्द से जल्द इस सब को रोको। वह इस केस से जुड़े सभी लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। निक अपनी बीवी और बेटी को सिक्योरिटी के साथ किसी सेफ जगह पर भेज देता है। इसके बाद जब निक अपने ऑफिस में जाता है तो वहां उसे डार्वी के साथ हाथ मिलाने वाली पिक्चर मिलती है जो किसी ने फ्रेम करवाकर उसके ऑफिस में रखी होती है। अब निक क्लाइड से मिलने जेल में पहुंचता है। क्लाइड निक से बोलता है तुम्हें मेरी बात मानकर मुझे 6 बजे तक छोड़ देना चाहिए था। ये सुनकर निक गुस्से में आकर क्लाइड को मारने लगता है। वह उससे बोलता है तुमने बेवजह इतने लोगों को मार डाला। तब क्लाइड बोलता है जब तक ये जुडिशल सिस्टम नहीं बदल जाता तब तक मैं ऐसे ही लोगों को मारता रहूंगा। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने मेरी बीवी और बेटी के कातिल को सजा दिलाई होती तो ये सब न होता। निक बोलता है मैंने बिल्कुल ठीक किया, अगर मैंने ऐसा न किया होता तो डार्वी और एम्स दोनों छूट जाते। इसके जवाब में क्लाइड बोलता है नहीं, तुमने डार्वी को सजा दिलाने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि तुम्हें अपना केस जीतने का सक्सेस रेट कम होने का डर था। अगर तुम कोशिश करते तो मुझे ये तो पता होता तुमने कोशिश की थी। इसके बाद निक वहां से चला जाता है। अगले दिन सभी सारा के फ्यूनरल में पहुंचते हैं। वहां पर निक जोन्स से बात करते हुए बोलता है कि ये जो भी हो रहा है सब मेरी गलती की वजह से ही हो रहा है। तभी जोन्स बोलता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, कभी कभी हमें न चाहते हुए भी ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं।
इसके बाद जब वह सब वहां से जाने लगते हैं तब हमें वहां एक रोबोट नुमा गाड़ी दिखाई देती है जिस पर हथियार लगे होते हैं, जिसे कोई कंट्रोल कर रहा होता है। ये रोबोट जोन्स की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देता है। देखते ही देखते इस रोबोट नुमा गाड़ी से एक मिसाइल जाकर जोन्स की गाड़ी पर लगती है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर निक बहुत घबरा जाता है। इसके बाद मेयर सारे शहर में कर्फ्यू लगाने का ऑर्डर दे देती है और शहर की सुरक्षा बढ़ा देती है। निक मेयर से मिलने पहुंचता है और वह उनसे बोलता है वह इस सब से परेशान हो चुका है, वह अपनी सरकारी वकील की नौकरी से इस्तीफा देना चाहता है। मेयर उसे समझाते हुए बोलती है कि वही क्लाइड को रोक सकता है और उसे जोन्स की जगह पर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बना देती है। अब निक अपने ऑफिस में पहुंचता है। वहां पर उसे सारा के लैपटॉप पर उसके दोस्त का ईमेल आया हुआ दिखाई देता है। वह उस ईमेल को खोलकर देखता है। उसमें पिछले कुछ सालों में क्लाइड द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी की डिटेल होती है। निक को एक प्रॉपर्टी पर शक होता है। निक एक पुलिस वाले के साथ उस प्रॉपर्टी की जांच करने पहुंचता है। वहां एक गैराज होता है जो कि क्लाइड को जिस जेल में रखा गया है बिल्कुल उसके पास होता है। निक एक रोड की सहायता से उस गैराज का शटर खोलकर उसके अंदर जाता है। वहां से वही गाड़ी दिखाई देती है जो क्लाइड के घर के बाहर खड़ी हुई थी। वहां पर उन्हें एक कमरे में काफी सारे खतरनाक हथियार, जेल का मैप और यूनिफॉर्म पड़ी हुई मिलती है। वहां उन्हें एक सुरंग बनी हुई दिखाई देती है। सुरंग की जांच करने पर उन्हें पता चलता है उस सुरंग से जेल की काल कोठरी के सभी सेल में जाने का रास्ता बना हुआ है। वहां पर उन्हें एक सीडी लगी हुई दिखाई देती है। ये सीडी ऊपर उसी सेल की ओर लगी हुई होती है। यहाँ पर क्लाइड को रखा गया होता है। तब निक को सारी कहानी समझ में आ जाती है। दरअसल क्लाइड ने जानबूझकर अपने रूममेट को मारा होता है ताकि उसे काल कोठरी में शिफ्ट कर दिया जाए और वह यहाँ से ही निकलकर ही सभी लोगों को मार रहा होता है। जबकि निक और बाकी लोग ये समझ रहे होते हैं क्लाइड किसी को पैसे देकर यह सब करवा रहा है। इसके बाद पुलिस वाला सीढ़ी से ऊपर चढ़कर वहां लगा हुआ लॉक खोलता है और क्लाइड के सेल में पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें क्लाइड नहीं मिलता है। उस गैराज में नीचे बने कमरे की चेकिंग करने पर उन्हें सिटी हॉल का पासिंग कार्ड मिलता है। तब वह समझ जाते हैं कि क्लाइड अपना अगला शिकार मेयर को बनाने वाला है, इसलिए वह सिटी हॉल में गया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी हॉल में क्लाइड को सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म में देखते हैं। क्लाइड सिटी हॉल की सिक्योरिटी चेक को बड़ी आसानी से पार कर लेता है और वहां से सीधा एक कमरे में जाता है। यहाँ पर उसने पहले ही बम बनाने का सामान छुपा कर रखा होता है। वह सामान बाहर निकालता है और बम बनाने लगता है। दूसरी ओर निक सिटी हॉल में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर निक को पता चलता है कि सिटी हॉल में आज मेयर भाषण देने वाली है। वह सिटी हॉल में लगे कैमरों की चेकिंग करता है। कैमरों में उसे सफाई वाली ट्रॉली दिखाई देती है। निक समझ जाता है क्लाइड सिटी हॉल में पहुंच चुका है। वह सिटी हॉल में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन क्लाइड वहां से निकल चुका होता है। निक को हॉल में एक टेबल के नीचे एक ब्रीफकेस पड़ा हुआ मिलता है। क्लाइड ने इसी सूटकेस में बम बनाकर रखा होता है। निक पुलिस वाले से बोलता है हम इसके बारे में मेयर को नहीं बता सकते क्योंकि वह ऐसा करने पर हाल को खाली करवाने का हुक्म दे देगी। ऐसा करने पर क्लाइड को इसके बारे में पता चल जाएगा और वह बम को इसी टाइम एक्टिवेट कर देगा। अब वह उस ब्रीफकेस को खोलकर देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि बम एक मोबाइल से जुड़ा हुआ है। जब इस मोबाइल पर फोन आएगा तो 40 सेकंड में ये बम फट जाएगा। दूसरी तरफ हम क्लाइड को देखते हैं, वह गाड़ी में बैठकर वापस गैराज में पहुंच जाता है। निक ने वहां पर 2 पुलिस वालों को क्लाइड के वापस लौटने की खबर देने के लिए गैराज के बाहर बैठा रखा होता है, जो निक तक क्लाइड के वापस लौटने की खबर पहुंचा देते हैं। अब क्लाइड गैराज में पहुंचने के बाद एक टैब पर सिटी हॉल का सीन देखता है। यहाँ से उसे पता लगता है कि मेयर और बाकी आदमी सिटी हॉल में पहुंच चुके हैं। वह एक फोन लेता है और सीधा अपने सेल में चला जाता है। जैसे ही वह सेल का सीक्रेट डोर बंद कर पीछे मुड़ता है तो वह अपने सेल में निक को गन पकड़े उसके सामने खड़ा हुआ देखता है। निक क्लाइड को ये सब बंद करने को बोलता है। तभी क्लाइड बोलता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो दर्द मैंने सहा है वह तुम क्या जानोगे। निक उसे बहुत समझाता है कि तुम मोबाइल का बटन मत दबाना, लेकिन क्लाइड निक से फिर समझौता करने को बोलता है और कहता है कुछ ही सेकंड है तुम्हारे पास। वह बात कर ही रहा होता है, तभी निक उसे बीच में टोकते हुए बोलता है मैं तुम्हारे इस समझौते से तंग आ चुका हूँ। तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ ही समय बचा है, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मोबाइल का बटन मत दबाना। लेकिन क्लाइड गुस्से में आकर मोबाइल का बटन दबा देता है। निक सेल का दरवाजा बंद करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुरंग की तरफ से पुलिस वाला सीक्रेट डोर भी बंद कर देता है। इससे क्लाइड को थोड़ी हैरानी होती है, तभी उसे अपने ही बम की बीप सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि निक इस बार उससे जीत गया है, वह अब कुछ नहीं कर सकता। तभी क्लाइड अपने बेड पर बैठकर अपनी बेटी का ब्रेसलेट पकड़कर बम फटने का इंतजार करने लगता है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और क्लाइड की मौत हो जाती है। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर निक अपनी बेटी का म्यूजिक शो देख रहा होता है। यहाँ पर होता है मूवी का दी एंड। अब आप ही बताएं क्लाइड हीरो है या विलन। ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।